नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़। कोरोना की समस्या लगातार ये बड़ी बनती जा रही है। देश की बात करें, दुनिया की बात करें, प्रदेश की बात करें तो आंकड़े जो हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि प्रदेश के कुछ हिस्से में राहत भरी खबर है, लेकिन कुछ जगह आंकड़े बदस्तूर बढ़ने जारी हैं। हम लगातार अलग अलग क्षेत्र के नेताओं से, लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि वहां का जो माहौल है, कोरोना की समस्या कितनी बड़ी है, किसानों की समस्या का जो हल है वो हुआ है या नहीं हुआ है, मंडियों में अनाज पहुंचना शुरू हो चुका है, तो उस समस्या को लेकर सरकार क्या कुछ कदम उठा रही है। इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं बादली से विधायक कुलदीप वत्स, कांग्रेस के विधायक हैं। कुलदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद देवेंद्र जी, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल बढ़िया हूं सर। आप ये बताइए, आपका बादली विधानसभा क्षेत्र कोरोना की अगर बात करें तो कैसा है, कैसा माहौल है? देखिए, एक तो भगवान की अच्छी कृपा है, हमारे यहाँ कोई पेशेंट नहीं है और मैं ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूँ जो मेरे पूरे जिला झज्जर में ही जी। कोई भी पेशेंट अब तक नहीं है। और जहाँ तक जो इस महामारी की बात है, चाहे मेरे बादली की बात है, चाहे मेरे हरियाणा की बात है, चाहे मेरे देश की बात है, क्योंकि हम इस देश के वासी हैं तो हमने अपने देश से प्रेम है। ये बहुत बड़ी एक महामारी है देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, और इसमें सभी पार्टियों ने, कोई पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, विपक्ष ने भी इसको कोई राजनीतिक ना करने की बजाय अपना पूरा सहयोग देश के प्रधानमंत्री को दिया है, देश को दे रहे हैं। और इस लड़ाई को, जो लड़ाई, ये युद्ध, मैं तो इसको लड़ाई का, ये तो बहुत बड़ा युद्ध है। इस युद्ध को लड़ने के लिए तकरीबन पूरे देश ने साथ दिया है। मैं पूरे देशवासियों का धन्यवाद करता हूँ, पूरे प्रदेशवासियों का धन्यवाद, हरियाणा वासियों का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। पर जहां तक अब कोरोना की बात है, देखिए देश में हालात अच्छे नहीं है। हरियाणा में चाहे गुड़गांव है, फरीदाबाद है, मेवात है, पंचकुला है, उधर पानीपत में भी कुछ केसेस हैं। तो हालात अभी तो, जब तक कोई टेस्ट क्लियर नहीं होंगे, जब तक कह नहीं सकते। और मैं एक चीज कहना चाहूंगा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को भी, गृह मंत्री जी को भी, जो जिस प्रकार से आप लॉकडाउन की बात कर रहे हैं, इसमें मैं कहता हूँ लॉकडाउन अच्छा करना चाहिए, पर इसके धरातल पे आए, जमीन पे आए, जमीन पे आके ये देखें कि इस लॉकडाउन का पालन अच्छे से हो रहा है, आम आदमी को क्या परेशानियां हो रही है, किस प्रकार से आम आदमी अपनी जिंदगी जी रहा है। आप बात करते हैं हमने सारा इंतजाम बहुत अच्छे से किया है। मैं तो धन्यवाद करता हूं हरियाणा की उन संस्थाओं का जो प्रवासी जो मजदूर है, उनको, चाहे वो कोई किसी भी, पूरे हरियाणा की बात करता हूं मैं, एक अपने झज्जर बादली की बात नहीं करता हूं, जो लोग दानवीर साथी आगे आके इनका डाटा डाट रहे हैं। प्रशासन का जितना साथ आज हरियाणा की आम जनता दे रही है, मैं धन्यवाद करता हूं आम जनता का, पूरे हरियाणा वासियों का। इसीलिए कहते हैं कि हरियाणा का दिल बहुत बड़ा है। हरियाणा का प्रत्येक व्यक्ति इस दुख की घड़ी में गवर्नमेंट के साथ खड़ा है, और गवर्नमेंट के से ज्यादा, जितनी गवर्नमेंट मदद नहीं कर रही, उतनी ज्यादा लोग मदद कर रहे हैं। मैं प्रशासन का धन्यवाद करता हूं, मैं सभी डॉक्टरों को भी बधाई देता हूं, मैं पुलिस कर्मचारियों को भी मैं धन्यवाद देता हूं, और जो भी ऑफिसर्स इसमें लगे हुए हैं, मैं सबको सैल्यूट करता हूं। और इस दुख की घड़ी में सारा प्रदेश और देश एक है, तो इसमें सबसे ज्यादा जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ, बेचारे जो दिन रात एक करके हमारी रक्षा कर रहे हैं। पर कुछ कमियां हैं। एक तो जल्दी से जल्दी टेस्टिंग कराई जाए, बिल्कुल, क्योंकि जब तक टेस्ट नहीं होंगे तो देवेंद्र जी पता कैसे लगेगा कि यहाँ पेशेंट कितने हैं। बिल्कुल, आप टेस्टिंग की भी बात कर रहे हैं, डॉक्टर्स की भी बात कर रहे हैं। डॉक्टर्स ने काफी सहयोग दिया। मैं आपके ही एरिया की बात करूंगा, बाडसा में एम्स जो है वो है, तो उसको लेकर वहां पे लोगों के बीच में किस तरीके का माहौल है? कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ एम्स है और मरीज आ रहे हैं तो इससे दिक्कत हो जाएगी? देखिए, मेरे इलाके में बड़ा दहशत का माहौल था, बाडसा गांव के आसपास, जिस टाइम ये मरकत के लोग जो वहां भेजे गए, तो फर्स्ट में कोई ज्यादा उनकी जो अंदर कर्मचारी काम कर रहे थे वो बाढ़ के आसपास के गांव के थे, तो उन्होंने उनको कोई किट विट नहीं दी। किट थी, अवेलेबल नहीं थी। मैं ये कहना चाहता हूँ, किट अवेलेबल नहीं थी वहां पे।
जो बिल्कुल। सफाई कर्मचारी थे वो बड़े, उनको फिर हमने डीसी साहब ने भी वहाँ, एसपी साहब भी गए, जो आईजी हैं अपने झज्जर के अशोक जी, वो भी गए हैं, एसडीएम भी गए हैं, हम भी गए हैं। जब जाके उनकी समस्या का समाधान हुआ तो वहाँ बिल्कुल ये भय का माहौल है, आज भी है और पहले भी था, क्योंकि जिस तरीके से ये एम्स हॉस्पिटल है, इसमें सारे तकरीबन मेरे हिसाब से 300 से 400 पेशेंट आज के दिन हैं। बिल्कुल, स्पेशल आइसोलेशन ट्रीटमेंट सेंटर भी ये बनाया था कोरोना का। जी, जी, जी। तो इसमें देखो लोगों में भय तो है ही है। बिल्कुल। तो हाँ, ये मेरे हलके की 8-10 गाँव के लोगों ने इस बात के लिए मुद्दा भी उठाया कि जी इसका कुछ नहीं, पर देखो पेशेंट हॉस्पिटल है, ऐसा मैं लोगों से भी अपील करता हूँ कि आप डरें ना। ऐसा कुछ नहीं है, पेशेंट आएँगे तो उनके वो डॉक्टर पूरा इंतज़ाम करके और जब उसको लेके जाते हैं, तो लोगों से भी मैं अपील करता हूँ कि आप घबराएँ ना, और इसमें लड़ाई में सारे साथ होके हमने, हमारा फर्ज़ बनता है, हमारा एक नेतृत्व बनता है देश के लिए कि भई हम सारे एक आगे आके नेतृत्व करें और इस लड़ाई को हम जीतें। बिल्कुल। एक देखा गया है कई सारे विधायक दवाई छिड़काव करते, सैनिटाइज का छिड़काव करते नजर आए हैं। आपकी तरफ से किस तरीके की मदद जनता के लिए गाँव में किस तरीके की मदद पहुंचाई गई है? देखिए मैं तो, मेरा पूरा परिवार, मेरे बड़े भाई, भतीजे, बेटा, मैं खुद, मैंने डब्ल्यूएचओ द्वारा एक कंपनी है, उससे पूरे बादली क्षेत्र को सैनिटाइज कराया है और अभी भी लगभग 8-10-12 गाँव रह रहे हैं, कंटिन्यू काम चला हुआ है। इससे पहले हमने गवर्नमेंट को, जो हमारा पूरे गाँव को वो सैनिटाइज कर एक बार कर चुके, और वो मेरी तसल्ली नहीं हुई थी, क्योंकि वो ब्लीचिंग पाउडर से सैनिटाइज हुआ था, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं था। तो लोगों ने मेरे से कहा कि जी वैसे भी ये तो ब्लीचिंग पाउडर से तो कोई फ़ायदा नहीं है, तो हमने कहा भाई आप चिंता नहीं करो, आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ। तो मैं इस संकट की घड़ी में मैं अपने परिवार के साथ हूँ। हमने सारे एक कंपनी जो गुड़गाँव और दिल्ली में बड़ा काम उन्होंने किया है, उसी को मैंने टेंडर दिया और अपने निजी कोष से, खुद अपने उससे, अपने सारे हलके को मैं सैनिटाइज कर रहा हूँ। मास्क भी मैंने तकरीबन हर जगह, मास्क भी, सैनिटाइज भी, जहाँ-जहाँ खाने की मेरी ड्यूटी लग रही है, खाना के भी, जितनी मेरी ड्यूटी लग रही है, जितना मेरा बल पड़ेगा, मैं अपने परिवार के साथ हूँ। मेरा मेरा फर्ज़ बनता है कि मैं अपने परिवार के साथ रहूँ। बिल्कुल। प्रशासन की तरफ से किस तरीके का आपको वहां पर सहयोग मिल रहा है? और जैसे आप गांव में जाते होंगे तो लोग आपसे पूछते होंगे ये लॉकडाउन कब खत्म होगा, कब इससे जो है पीछा छूटेगा, तो किस तरीके का माहौल और बातचीत है? देखिए, लोग बिल्कुल पूछते हैं, और देवेंद्र जी मैं आज एक बड़ी खुली बात कहना चाहता हूँ दिल से। चाहे ये किसी मुख्यमंत्री जी को बुरी लगो, चाहे अपोजिशन को बुरी लगो, चाहे पोजिशन को बुरी लगो, चाहे कांग्रेस को बुरी लगो, चाहे बीजेपी को बुरी लगो, चाहे जेजेपी को बुरी लगो, मैं जो बात कहता हूँ बेबाक कहता हूँ। आज देश के अंदर जो हालात है, बीपीएल परिवार को ठीक है गवर्नमेंट मदद कर रही है, मैं मानता हूँ। जो पैसे वाले आदमी हैं उसने किसी की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। आज सबसे बुरी जो हालात है वो मिडल मैन की है, जो 20-25 हजार रुपए कमाता था, जो अपनी छोटी सी दुकान चलाता है, जो किराने की दुकान चला रहा है, कोई और चला रहा है। ऐसे प्रदेश में इतने लोग हैं, प्रदेश में इतने लोग हैं। आज मैं एक बात कहना चाहता हूँ, गवर्नमेंट से भी कहना चाहता हूँ और विपक्ष से भी बात कहता हूँ। मैं विपक्ष के नाते इस जिम्मेवारी को पूर्ण रूप से निभाऊंगा और इस बात को मैं उठा रहा हूँ। किसान की बात और जो मिडल मैन आदमी है उसका भी इस लॉकडाउन में हमारा फर्ज बनता है, उसका भी ख्याल रखा जाए। आज ऐसे आदमी है जिनका ना बीपीएल कार्ड है, ना वो बीपीएल परिवार में, ना वो बीपीएल से ऊपर है। तो ऐसे लोग हैं जो बेचारे शर्माते, अपने घरों से बाहर नहीं निकलते। जिसने 10,000 रुपए कमा के लेके आते थे, 15,000 रुपए कमा के लेके आते थे, आज उनके पैसे खत्म हो चुके हैं, आज उनके पास खाने की दिक्कत है। तो ऐसे लोगों के बारे में भी हमने सोचना पड़ेगा और गवर्नमेंट ने सोचना चाहिए, मिडल मैन के बारे में और किसान के बारे में, क्योंकि ये बहुत कड़वी सच है। इसको कोई अपनाए ना अपनाए, आज हर आदमी पैसे वाला नहीं है और हर आदमी गरीब भी नहीं है। जो बीपीएल परिवार है, मैं मानता हूं उनको अनाज दे रहे हैं, अच्छी बात है, देना चाहिए, पर जो मिडिल मैन है उसका कौन करेगा, उसका भी हमारा फर्ज बनता है, तो उसका करना चाहिए। मैं मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं और हम विपक्ष के नाते चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से भी मैंने कल रिक्वेस्ट की कि जी इस मुद्दे को भी आप उठाओ। बिल्कुल, किसानों की बात भी हम करेंगे। आपने मिडिल मैन की, दुकानदारों की बात की है कि वो 20-25 हजार रुपए कमाता था जी। सरकार कह रही है कि घरों का किराया ना लिया जाए जो शहर में लोग रह रहे हैं या कहीं पे भी रह रहे हैं। हालांकि लोग उसको कितना मानते हैं ये तो खैर देखने वाली बात होगी,
लेकिन दुकानों का किराया भी जाएगा। दुकान, जितने भी दुकानदार हैं उनके पास अपनी दुकान नहीं है, इसके लिए जी किसी भी तरीके का कोई प्रोविजन नहीं है, क्योंकि 2 महीने अगर दुकान ना खुले, पैसा आ नहीं रहा और किराया तो उनको देना ही पड़ेगा। जी जी। तो क्या इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए? नहीं, ऐसा है, देखिए, मकान के किराए के साथ साथ दुकान का किराया भी नहीं लेना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी भी कुछ दुकानें हैं। मैं खुद कहता हूँ, हम जब तक लॉकडाउन रहेगा, जब तक इनका काम नहीं चलेगा, कोई किराया नहीं लेंगे, और लेना भी नहीं चाहिए। ये भी कानून होना चाहिए कि भाई जो जो बिजनेसमैन हैं बेचारे, जो सॉरी दुकानदार हैं छोटे छोटे, तो उनका माफ करना चाहिए, उनका भी माफ करना चाहिए, जरूरी है। बिल्कुल। अब किसानों की बात कर लेते हैं। किसानों को काफी समस्याएं जो हैं वो प्रदेश में हो रही हैं। निजी तौर पे मैंने कुछ लोगों से बातचीत की है, तो वो कह रहे हैं कि कभी कितने का पास आ जाता है, कभी 30 क्विंटल का, कभी कम का, कभी ज्यादा का, ऐसे आता है। तो बार बार हम मंडी में अनाज जो है वो लेके नहीं जा सकते। बादली में किस तरीके की स्थिति और प्रदेश की जो स्थिति है अनाज मंडियों में, अनाज को लेकर, सरसों को लेकर, उसको किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए देवेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं एक चीज आज आपको, एक अभी मेरे पास किसी आप जैसे बंधु का फोन आया कि जी आप मंडियों में नहीं जा सकते आज के बाद। अच्छा। कि कोई नेता अनाज मंडियों में नहीं जाएगा, पक्ष और विपक्ष दोनों, पक्ष भी और विपक्ष भी, क्योंकि इससे वाला वायलेशन होता है भाई, कानून टूटती है, पब्लिक जुड़ती है, तो ये करके उन्होंने कोई नेता नहीं जाएगा। इससे ये साफ होता है कि गवर्नमेंट की सोच क्या है, ये कितने किसान हितैषी हैं। आज मैं आपको बता देता हूं, मैं कल पूरे दिन मंडियों में था, पूरे दिन मंडियों में था, परसों मंडियों में था। मैं अपने घर नहीं बैठता। मेरे जब चाचा ताऊ, मेरा परिवार परेशान है, तो मेरे लिए धिक्कार है। मैंने एक एक मंडी में मैं गया हूँ, अफसरों से बात कर रहे हैं, और मंडियों की मैं हालात आज आपको बता रहा हूँ। आप मेरी बादली की मंडी में आइए, आप बादली की मंडी में अगर आप 2 मिनट खड़े हो जाए तो मेरे कान पकड़ जाना। इतनी धूल मिट्टी। मैं कल 2.5 घंटे वहां बैठ के आया। मैंने एसएम साहब से बात करी, 2.5 घंटे से नोडल ऑफिसर पूरे दिन, नोडल ऑफिसर नहीं, ड्यूटी मजिस्ट्रेट नहीं, प्रशासन ठीक है बेचारा, प्रशासन भी करे क्या। मैं प्रशासन की कमी नहीं निकाल रहा हूं, मैं आज आपको बता दूं, क्योंकि प्रशासन को थोपा जा रहा है। प्रशासन आनंद फानन में करना चाहता है पर कर नहीं पा रहा है। आज मंडियों में बारदाना नहीं है, कहीं अपनी लेबर की समस्या है, कहीं लिफ्टिंग की समस्या है। मंडियों में आप जाके देखो तो सही। दुष्यंत चौटाला कह रहा था, बोला मैंने खुद ट्रैक्टर लेके, बोला मैं लोकसभा में जा सकता हूं, तो ट्रैक्टर लेके यहाँ भी आ सकता हूं, तो आ ना। मैं कहता हूँ चौधरी देवीलाल वंशज हो आप, चौधरी देवीलाल सर छोटू राम किसानों के बहुत बड़े नेता होते थे। आज उनका फर्ज बनता है, लोगों ने वोट किस लिए दी थी दुष्यंत चौटाला को, कि भी ठीक है ये किसानों की सुनेगा, मजदूर की सुनेगा। कहाँ सुन रहे हैं आज? आज किसानों के इन्होंने ठेके खुलवाने की बड़ी जल्दी लगी हुई है। क्यों? क्या कारण है भाई? कारण क्या है कि भी आप ठेके खुलवाओ, जल्दी ठेके खुलवाओ। अरे तुम किसान का अनाज बिकवाओ ना, आपको पता लगे। आप किसान की बात करते थे, आप बोले पहले इलेक्शन से पहले जो करता था, बोला मैं गांव के 2-2 किलोमीटर दूर ठेके नहीं खुलने दूंगा। आज क्या हो रहा है? आज गांव के अंदर ठेके खुल रहे हैं। कौन है इसके जिम्मेवार? अब आप उधर खट्टर साहब को भी आप बुराई दे रहे थे, हुड्डा साहब को बुराई दे रहे थे, आज तो महकमा भी इसके पास है। उचाना की मंडियों में आप देखो क्या हालत हो रही है। उचाना की मंडियों में इनके पुतले फूके जा रहे हैं। हरियाणा की जनता, मैं आज आपको एक चीज बता रहा हूँ, इनको कभी माफ नहीं कर सकती। आज किसान, एक कहते हैं ना, किसान के एक एक आंख से 100 आंसू निकल रहे हैं। आप देवेंद्र जी मंडियों में आओ, आपको पता लगेगा। एक समस्या और क्या है, मंडी बना दी, उससे 15 किलोमीटर दूर धर्मकट्टा है। वो बेचारा किसान पहले उसको वहां तुलवाएगा, फिर मंडी में आएगा, फिर वापस फिर तुलवाएगा, फिर वापस आएगा। उसको उसकी कितनी खराब माटी आप कर रहे हो। किसान की बात कर रहे हैं, और आज इतने डर गए कि आज आप एक चीज बताइए, आज इनको इतना डर लगने लगा कि विपक्ष का कोई एमएलए मंडी में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? हम जाएंगे, हमारे को अंदर दो तुम। अगर किसान भाइयों को दिक्कत होगी, अगर कोई समस्या होगी, तो हम मंडियों में जाएंगे और रोडों को भी रोकेंगे। आज ये कोई लोकतंत्र की आप हत्या कर रहे हो इस बात के लिए? मतलब ये कोई मजाक है क्या? आप बताओ। हम अपने किसान भाइयों की, अपने चाचा ताओं का हम दुख दर्द की भी नहीं सुन सकते क्या? आज हमारे को इतना इन्होंने डर लगने लगे हमारे से। आप अगर हम कह रहे हैं देवेंद्र जी, हम कहते हैं आप काम करो, आप किसानों की समस्या का हल करो, हम नहीं जाएंगे मंडियों में। बिल्कुल। अच्छा, आप कह रहे हैं कि आप कल गए थे, पहले भी आप गए होंगे, तो प्रदेश भर से खबरें आ रही हैं कि पूरा अनाज जो है वो बिक नहीं पा रहा है।
आपके वहां पर कैसी स्थिति आपने देखी, किस तरीके की सर व्यवस्था जो है अनाज मेरे मंडी में खरीद के लिए? सर मेरे यहाँ स्थिति ये है, हम्म, जो एक तो आपने बात कही थी कि जो टोकन इनका कटता है, हालांकि वो कल कर दिया और डीसी साहब ने ऑर्डर दे दिया कि भाई एक किसान की चाहिए 400 एकड़ का टोकन एक साथ काटो। वरना पहले क्या हो रहा था, हाँ, ये अच्छा कदम है, ये करना भी चाहिए। ये बहुत जरूरी था। ये मैं प्रशासन का मैं इस चीज के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ कि टोकन एक काट दिया। अच्छा, एक चीज और भी कर दी कि भाई किसी भी मंडी में आप बेच सकते हो। ठीक है, मंडी में किसी में आप बेच सकते हो, पर कारण क्या हो रहा है, जो ऑनलाइन सिस्टम है, ऑनलाइन सिस्टम फेल है। सिस्टमों का क्या हुआ, किसी की 10 एकड़ की सिस्टम है तो कि 2 एकड़ चढ़ रही है, किसी का गेहूं 40 एकड़ है तो का 8 एकड़ चढ़ रहा है। तो ये कई बड़ी दिक्कतें हैं। और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी रिक्वेस्ट की है, और मैंने एक कृषि मंत्री जी आए थे, उस दिन भी मैंने कहा कि भाई अब ये गेहूं की जो बात है, इसको आप ऑनलाइन का सिस्टम खत्म करके अब की बार किसान का गेहूं वैसे के वैसे ले लो जैसे आ रहा है। क्योंकि डर क्या होता था हमें, भाई बाहर से क्यों आता था। आज हमारे सारी सीमाएं सील है, बॉर्डर सील है, हमारे पास बाहर का अनाज नहीं आ रहा, तो हमारे हरियाणा के किसान भाइयों का अनाज है, तो हमने दिल खोल के ले लेना चाहिए। आज देखिए आप, मैं मानता हूँ ये बड़ा संकट की घड़ी है, पूरे देश के ऊपर है, पूरे प्रदेश पे। इसमें कोई राजनीतिक नहीं होनी चाहिए और हम राजनीति करना भी नहीं चाहते हैं, पर जिस देश का, जिस प्रदेश का जो किसान है, जय जवान जय किसान, एक हम नारा देते थे, जय जवान जय किसान। आज प्रदेश का जवान या तो प्रदेश का किसान तो खेत में शहीद हो रहा है, और प्रदेश का, देश का जवान सीमा पर शहीद हो रहा है। हम जब तक जय जवान जय किसान का नारा अगर हमने साकार करना है, तो हमने जवान के बारे में भी सोचनी पड़ेगी और किसान के बारे में भी सोचनी पड़ेगी। किसान की हालत आप आओगे तो किसान की हालत आप आगे देखिए, किसान की क्या क्या हालत है। कल मैं तुम्बाड़ी मंडी में बैठा था, शाम को एक किसान रोने लगा बुरी तरीके, कहने लगे सर, बोला मैं हम भाई 12 किलोमीटर ट्रैक्टर वहां लेके गए, वहां पर काटा के लिए खड़े रहे, फिर यहाँ लेके आए तो अब यहाँ कोई मिलता नहीं। तो किसान के बारे में नहीं सोचेंगे। अब टीवी पे मैं भी यहाँ भोग जाऊंगा। अब दुष्यंत चौटाला जी स्टेटमेंट दे रहा है, बोला मैं एक एक दाना खरीदूंगा। अरे दाना कब खरीदेगा, कम से कम आ, लोगों के बीच में आ, उनकी सुन। बिल्कुल, किसान की बात करता है, किसान की तू बहुत बड़े बड़े वादे करता है, तो किसान के बीच में आ, किसान की सुननी पड़ेगी। बिल्कुल। चलिए कुलदीप जी, आखिर में क्या कुछ आप सरकार को कहना चाहेंगे और क्या कुछ आप जनता को कहना चाहेंगे, क्या संदेश? देखिए देवेंद्र जी, एक तो मैं सरकार से हाथ जोड़ के, क्योंकि हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि आज इनके हाथ में सत्ता है, पर ये राजनीतिक ना करके, पर मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ माननीय श्री मनोहर लाल खट्टर जी से, और अपने आज क्योंकि दुष्यंत चौटाला जी किसानों के हितैषी बताते हैं, मैं इसलिए उनसे विशेषकर एक बात और कह रहा हूँ कि किसान के बारे में जल्दी से जल्दी इनकी फसल को खरीदा जाए, और किसान को ये ऑनलाइन का सिस्टम अब की बार खत्म करके किसान की खराब माटी ना करें। दूसरी, जो मैंने आप एक आवाज उठाई मिडिल मैन की, जो एक मिडिल आदमी है, किसान के साथ साथ एक मिडिल आदमी है, जो मिडिल दुकानदार है, कुछ है, उसके बारे में भी इस जो लॉकडाउन चल रहा है, जो विपदा चल रही है, इसमें उनकी भी सोची जाए। तीसरा, जितने भी हमारे जो अपने कर्मचारी साथी हैं, चाहे हमारे ऑफिसर्स हैं, जो इस खासकर कोरोना में जो लगे हुए हैं, डॉक्टर्स हैं, चाहे पुलिस वाले हैं, चाहे सफाई कर्मचारी है, इनका एक विशेष गवर्नमेंट ने जैसे हालांकि उन्होंने किया भी है कि भाई हम डबल तनख्वाह भी दे रहे हैं, पर इनका जितना भी उसके ज्यादा करें। और मैं जितने हमारे पत्रकार साथी हैं, मैं मुख्यमंत्री जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा, भाई इनका भी कम से कम 20 लाख 30 लाख रुपए एक इंश्योरेंस किया जाए, जो ये भी जनता के बीच में घूमते हैं, और इनका भी, इनके भी परिवार हैं, इनके भी बच्चे, तो पूरे मीडिया का भी विशेष इसमें इंश्योरेंस किया जाए। और अंत में किसान भाइयों से मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, भाई हमारे पर पाबंदी लगा रखी है आज से, पर आप चिंता ना करो भाई, हमने अपने किसान भाइयों के लिए जेल भी जाना पड़ेगा तो जेल भी जाएंगे। हम अपने किसान भाइयों के हर दुख दर्द में खड़े हैं, पर किसान भाइयों से हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट है कि भाई संयम बना के रखें। मैं ये संकट की घड़ी है, इसमें थोड़ी बहुत कमियां भी हो चाहिए, गवर्नमेंट की तरफ से हो चाहिए, किसी से उसको माफ करके थोड़ा बहुत आपस में कोऑपरेट करने का हमारा सबका फर्ज बनता है। इसमें हम सब साथियों का, चाहे पॉलिटिशियन है, चाहे समाज सेविक है, चाहे किसान है, चाहे मजदूर है, भाई दुख की घड़ी है, संकट है देश के ऊपर, तो हमारा एक फर्ज बनता है इस संकट की घड़ी में हम सारे भाई एक होके लड़ाई को लड़े
और छोटी मोटी कोई बात भी हो तो भाई उसको अवॉइड करें। प्रशासन के अधिकारी भी अपने हैं और इसमें बिल्कुल। सारे भाई इस संकट की घड़ी में एक होके हरियाणा प्रदेश की रक्षा करें, उस देश की रक्षा। तो बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप जी, आपने काफी सारी बातें की, सरकार से अपील कर दी है। उम्मीद करते हैं कि सरकार आपकी बात मानेगी और किसान भी आपकी बात मानेंगे। आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद देवेंद्र जी।